कि माइल्ड हाइपरटेंशन बहुत हद तक बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है अगर आप थोड़ा लाइफ स्टाइल बदल लीजिए। लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब है कि रोज़ाना कम से कम हाफ एन आवर, WHO कहता है कि वीक में 150 मिनट का सिर्फ मॉर्निंग वॉक, जिसमें ना आपको जिम का फीस देना है, ना कोई महंगा उपकरण खरीदना है, सिर्फ एक मैदान पकड़ना है, वहाँ आधा घंटा, इतना चीप एक्सरसाइज और इतना रिवार्डिंग एक्सरसाइज है दूसरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सवेरे का आपने नियम बना लिया कि आधा घंटा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह का प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे, तो आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को दूर हटाने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी चीज़ कि खान पान में सोडियम का इस्तेमाल कम। आजकल होता है कि जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे आप फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाहर जाते हैं डोसा है, जो चटनी है, पापड़ है, इस सब में नमक ज़्यादा होता है। ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं सॉल्टी फूड होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जितना आप फल ज़्यादा खाएंगे, जितनी हरी सब्जी खाएंगे, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा। फल में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम ज़्यादा होना ये ब्लड प्रेशर को किनारे रखने में मदद करता है। सोडियम ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर को आमंत्रित करने में मदद करता है। तो सोडियम का इस्तेमाल कम, पोटेशियम का इस्तेमाल ज़्यादा, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर कमेगा। ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज है, डाइट है, प्लस स्ट्रेस है। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में, आपाधापी की दुनिया में सौम्या जी आप देख रही हैं, पूरा समाज कहीं न कहीं तनाव से बिखरा पड़ा हुआ है। किसी को प्रोफेशन का तनाव है, किसी को घर का तनाव है, किसी को रिश्ते का तनाव है। इन तनाव की वजह से रात में नींद नहीं आती है, धड़कन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा शांति से रहना है, ये सब करेंगे तो माइल्ड हाइपरटेंशन को बहुत हद तक आप इस पर फतह हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक बाउंड्री क्रॉस हो गया तो आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दवाइयाँ बहुत सारी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही है कि ब्लड प्रेशर के लिए लोग घबराते बहुत हैं, दवाइयों से तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन अब ये भी समझने लगे हैं कि दवाइयाँ ज़रूरी भी हैं। ऐसे में चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बताएं जो बीपी के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो उन्हें जेब में लेकर ही चलनी चाहिए इन केस अगर अचानक से कहीं बीपी बढ़ जाता है तो। ऐसा है सौम्या जी कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक यूँ कह लें कि भ्रम का भूत बैठा हुआ है कि बहुत से यंग लोग भी जिनको ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो कहने आते हैं कि एक बार डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर ले लेंगे तो ज़िंदगी भर हमको खाना पड़ेगा। जबकि ये ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग बीच में दवा छोड़ के भी हम ट्रायल लेते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप एक दिन भी दवा नागा न करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप एक दिन दवा छोड़ दिए, इतना कस के ब्लड प्रेशर का उफान आया कि आपका हेमरेज हो गया और आप चले गए अस्पताल में, ICU में भर्ती होना पड़ गया। तो इसलिए बीपी की दवा न छोड़ें, बार बार मैं इस बात को हिदायत दे रहा हूँ। और दवाइयाँ जो हैं वो अब जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, टेलमिसार्टन है, ओल्मेसार्टन है, फिर अब मैं उस टेक्निकल डिटेल में बड़े कार्डेस ग्रुप की दवाई जो है, जो एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर है, इसका इस्तेमाल आज हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग में करते हैं। साथ में अब आजकल आया है कि मॉडरेट हाइपरटेंशन में भी, मतलब हल्का हाइपरटेंशन में भी डुअल थेरापीज हम लोग शुरू करते हैं। 2 दवाइयाँ एक साथ देते हैं। पहले होता था कि एक दवाई अगर काम नहीं करे तो दूसरा दवाई देते हैं, फिर तीसरा दवाई देते हैं। अब है कि नहीं, कॉम्बिनेशन थेरापी एक ही साथ दे दीजिए, 2 दवाइयों का मिश्रण, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए और फिर उसको चलाते रहिए। अगर ब्लड प्रेशर नीचे जाने की प्रवृत्ति है तो उसको आप कम कर सकती हैं। लेकिन 2 दवाइयों का इस्तेमाल डिजायरेबल है कुछ कुछ केसेस में। जैसे मान लीजिए अगर यंग एज हाइपरटेंशन है तो उसमें कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो आपको सेक्सुअली वीक करती हैं मर्दों में, उसको नहीं देना है। तो अगर यंग एज का हाइपरटेंशन है तो उस ग्रुप की दवाइयों से, जैसे डायरेटिक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये आपके सेक्सुअल एफिशिएंसी को बिल्कुल घटाता है, इसको नहीं देना है। दूसरी ग्रुप की दवाइयाँ जो होती हैं जिसमें ये क्षमता नहीं है, जैसे रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर है, इसमें ये सब क्षमताएँ नहीं हैं, ये जो खराब जिसको क्षमता कर सकते हैं। इसलिए यंग एज हाइपरटेंशन में दवाइयों का स्कोप अलग है, ओल्ड एज में दवाइयों के फेहरिस्त अलग है। तो अलग अलग ये डॉक्टर के विवेक पर निर्भर करेगा कि किनको किस तरह की दवाई देनी है।